तो ये साल है 2005। चाइना के एक शहर में दो कार्स आपस में टकरा जाती हैं। इनका ज्यादा बुरा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आगे की कार वाला आदमी अपनी गाड़ी से उतरकर अपनी गाड़ी पे पड़े डंट की फोटोज लेने लग जाता है, क्योंकि उसे अपनी कार की इंश्योरेंस जो करवानी थी। अब पीछे से जिस आदमी ने उसे हिट किया था वो भी अपनी कार से निकल आया। वो उसे अजीबोगरीब सवाल कर रहा था, लेकिन पहले वाला आदमी उसकी बातों पे बिल्कुल गौर नहीं करता। और तब एकदम से पीछे वाला आदमी एक चाकू निकालते हुए बुरी तरह उसके ऊपर फायर करते हुए उसे मार डालता है। बेचारे को तो सोचने का टाइम भी नहीं मिला कि उसके साथ हुआ क्या। उससे पहले ही वो मर गया। इस किलर ने उसे उसकी गाड़ी में बिठाया और खुद अपनी कार लेकर यहाँ से भाग गया। अगली सुबह इसी मर्डर सीन पे ताइसुक आया। वो एक इन्वेस्टिगेटर था। उसने यहाँ का सारा जायजा लिया और फिर गाड़ी में पड़े हुए डंट की तस्वीर लेकर यहाँ से चला गया। उसका मानना था ये उसके लिए एक अच्छा सुराग हो सकता था। इसके बाद हम मिलते हैं डोंग सू नामी एक गैंगस्टर से। कोरिया का बहुत बड़ा गैंगस्टर है और इसका सबसे बड़ा गैम्बलिंग बिजनेस है कोरिया के अंदर। इस टाइम वो अपने दुश्मन गैंग के लीडर से मिलने के लिए आया था, जो बिला वजह उसके बिजनेस में टांग लड़ा रहा था। गैंगस्टर यहाँ उससे करने आया था डील। इनकी बहस के दौरान इनके असिस्टेंट भी आपस में इन्हीं के लिए बहस करने लग जाते हैं। इस चीज से डोंगसो को गुस्सा आ जाता है और वो खड़े होकर सबसे पहले अपने ही असिस्टेंट को मारता है और फिर दूसरे आदमी के असिस्टेंट को मारते हुए उसके मुंह से उसके दांत ही निकाल देता है और कहता है, जब दो बड़े बात कर रहे थे तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। हाथ में पकड़े हुए इन्हीं दांतों को वो नीचे पड़े हुए वोडका के ग्लास में डाल देता है और यही ग्लास दूसरे गैंगस्टर के सामने कर देता है। वो जो डोंगसो से बहुत ज्यादा डर चुका था, वो यही दांतों वाली वोडका पीकर डोंगसो की डन कर देता है। सीन कट होकर पुलिस स्टेशन में हम ताइसुक को देखते हैं, जो अपने सीनियर्स के साथ है। वो अपने सीनियर्स को बताता है कि शहर में हुए पिछले कई मर्डर्स का पैटर्न सेम है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा कल एक मर्डर हुआ है। मुझे लगता है कि ये एक सीरियल किलिंग का केस है। उसके बाद सुनते ही उसके सीनियर उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, पागल हो, मुझे लगता है ज्यादा हॉलीवुड मूवीज देखने लगे हो तुम। तुम्हारे पास एक केस है, उसी की इन्वेस्टिगेशन करो तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी तरफ गैंगस्टर अकेले ही अब अपने घर के लिए निकल चुका था। अभी वो रास्ते में ही था कि एकदम से उसकी कार को कोई हिट कर देता है। ये कोई और नहीं था बल्कि वही सीरियल किलर था। डोंगसू ने कार से उतर कर देखा, टर्न नॉर्मल था। उसने इशारे से किलर को वापस आने को बोला और खुद गाड़ी की तरफ बढ़ गया, लेकिन वो किलर वापस गाड़ी में बैठने थोड़ी आया था। उसने एकदम से डोंगसू के ऊपर हमला कर दिया। आज उसकी किस्मत बुरी थी, वो ये नहीं जानता था कि वो हमला किस पर कर रहा है। डोंगसू ने पीछे बढ़ते हुए उल्टा इसी किलर को पकड़ लिया। उसने इस किलर को बहुत पंच मारे, जबकि किलर ने अपने डिफेंस में यहाँ चाकू चलाना नहीं छोड़ा। इसके रिजल्ट में डोंगसू ने उसी के हाथ से उसी का चाकू खींचकर उसी के ऊपर हमला कर दिया। अब ये बात किलर जान चुका था कि डोंगसू को मारना उसके लिए मुश्किल है। वो खुद भी जख्मी था, इसीलिए अपनी कार में बैठते हुए डोंगसू से पीछा छुड़ाने के लिए उसे अपनी कार से हिट करते हुए वो वहाँ से भाग जाता है। डोंगसू को हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाता है, जबकि हम देखते हैं कि वो किलर कहीं दूर फेराने में जाकर अपने जख्मों से खून रोकने के लिए अपने जख्मों के ऊपर स्टेपलर लगा रहा था। दूसरी तरफ डोंगसू के असिस्टेंट ने दूसरे गैंगस्टर के गैंग के ऊपर हमला करवा दिया, ये सोचते हुए कि जरूर डोंगसू के ऊपर हमला उसी ने किया होगा। लेकिन डोंगसू अगले दिन होश में आके अपने असिस्टेंट को बताता है कि हमला करने वाला दूसरे गैंग का बंदा नहीं था, मेरी सारी मेहनत बेकार की। हमला जिसने किया था वो तो अभी इस वक्त पुलिस से बचने के लिए अपनी कार वही छोड़ के अपना हुलिया बदलने के लिए आगे निकलता है और हुलिया बदलने के लिए वो एक दूसरे आदमी को मार कर उसके कपड़े पहन लेता है। यहाँ डोंगसू भी किलर का पता चलवाने के लिए किलर की कार की डिटेल्स अपने असिस्टेंट को देता है। उसे हर हाल में किलर अपने पास चाहिए था, क्योंकि उसके इस हमले ने डोंगसू की रेपुटेशन पूरी तरह गिरा दी थी। यहीं पर उससे मिलने के लिए ताइसुक भी आया, जो चाहता था कि डोंगसू उस पे हुए हमले की रिपोर्ट लिखवाए, लेकिन डोंगसू को पुलिस के ऊपर बिल्कुल एतबार नहीं था। ताइसुक भी जब डोंगसू के घर से वापस आ रहा था तब उसने डोंगसू की कार देखी। उसकी कार के पीछे भी बिल्कुल वैसा ही डंट था जैसा सभी मर्डरर्स की कार के पीछे था। उसके जाने के बाद डोंगसू ने भी अपने बंदों को किलर का स्केच देते हुए उसे ढूंढने के काम पे लगा दिया था और इसी दौरान किलर दिखा चुका था अपना एक और वार। वो एक और बंदे का मर्डर करते हुए उसका ट्रक ले चुका था, लेकिन उसे ये बात मालूम नहीं थी कि इस ट्रक में एक और आदमी भी है, जिसे मारते हुए भी वो बिल्कुल ही हिचकिचाता। लेकिन इस मर्डर में उससे हो जाती है गलती, उसका चाकू वही रोड पे गिर जाता है। इस किलर को हर हाल में ताइसुक पकड़ना चाहता था। वो जानता था कि ये सब एक सीरियल किलिंग है और पकड़ना उसे डोंगसू भी चाहता था। ताइसुक ने डोंगसू से एक फेवर मांगी थी कि डोंगसू अपने ऊपर हुए हमले की रिपोर्ट पुलिस में करवा दे, और जब डोंगसू ये नहीं करता तो कुछ ही देर बाद ताइसुक उससे इस चीज का बदला लेने के लिए उसके सभी गैम्बलिंग स्टेशंस के ऊपर रेड करवा देता है और उसकी हरकत को देखते हुए डोंगसू अब इसे मिलने के लिए अपने घर बुलाता है।
यहाँ टाइसुक डोंगसू को बताता है, मैं उस किलर को पकड़ना चाहता हूँ। वो किलर कोई आम नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। और ये तो डोंगसू को भी लग रहा था, क्योंकि आज से पहले कोई इतना बहादुर नहीं था कि डोंगसू के ऊपर हमला कर सके। इसी हमले की वजह से डोंगसू के क्राइम वर्ल्ड में डोंगसू की रेपुटेशन गिरती जा रही थी और इसी चीज का फायदा दूसरे गैंगस्टर्स उठा रहे थे। और ये सब कुछ ठीक हो सकता था किलर को ही पकड़कर। डोंगसू के बंदे लगातार किलर को ढूंढने में लगे हुए थे और फाइनली फिर उन्हें किलर की कान और उसका गिरा हुआ चाकू मिल ही गया। इसे हासिल करने के बाद एक तीसरी मर्तबा डोंगसू टाइसुक को अपने घर बुलाता है। इन चीजों के जरिए किलर तक पहुंचना डोंगसू के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन टाइसुक के लिए नहीं, क्योंकि उनके पास एक अच्छी फोरेंसिक लैब थी। वो टाइसुक से कहता है, देखो एक गैंगस्टर के लिए उसकी रेपुटेशन सबसे बड़ी होती है और इस हमले की वजह से मेरी रेपुटेशन काफी गिर चुकी है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द किलर पकड़ा जाए और इस पे तुम मेरा साथ दोगे। फिर किलर जिसको भी पहले मिल गया वो उसका हुआ। टाइसुक यहाँ सोच रहा था कि वो किलर को पकड़ कर अदालत लेकर जाएगा और ऐसे उसे प्रमोशन मिल जाएगी, जबकि डोंगसू सोच रहा था कि वो किलर को पकड़कर कुत्ते की मौत मारेगा। इनकी रियल डन होने के बाद डोंगसू ने टाइसुक को बताया कि उन दोनों की सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी। अगर टाइसुक ने कभी उसे धोखा देना भी चाहा तो ये रिकॉर्डिंग उसके खिलाफ है। अब डोंगसू ने किलर का स्केच और उसकी सभी चीजें टाइसुक के हवाले करके उसे काम पे लगा दिया। ये सब क्लूज टाइसुक के लिए भी बहुत मायने रखते थे। अब टाइसुक और उसकी टीम ने किलर की गाड़ी के फोरेंसिक टेस्ट शुरू कर दिए, जबकि डोंगसू ने इस सारी सिचुएशन का फायदा उठाना चाहा। उसने अपने असिस्टेंट से एक दूसरे गैंगस्टर को मारने का कहा, क्योंकि वो डोंगसू की गिरी हुई रेपुटेशन का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा था। उसके हुक्म के मुताबिक उसके असिस्टेंट ने दूसरे गैंगस्टर को सोते में रात में ही मार डाला, वो भी किलर के चाकू से, ताकि उस गैंगस्टर के मरने का इल्जाम भी किलर के ऊपर चला जाए और किसी को भी डोंगसू पे शक ही न हो। यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर कार के फोरेंसिक की भी रिपोर्ट आ गई। कार के ऊपर से मिला हुआ डीएनए पिछले सभी मर्डर केसेस में मैच हो रहा था और साथ ही साथ गैंगस्टर को मारने वाले चाकू से भी। ऐसे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो सारे केसेस एक सीरियल किलिंग के हैं। इसलिए अब इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया। अब टाइसुक, जिसे गैंगस्टर की मर्डर की रिपोर्ट मिली थी, वो इस मर्डर को देखकर जान गया कि ये काम डोंगसू का है, क्योंकि सीरियल किलर रोड पे चलते हुए अनजान लोगों को मारा करता था। इसी चीज के गुस्से में वो डोंगसू के पास गया। इससे पहले वो डोंगसू को कुछ कहता, डोंगसू ने उल्टा उसी को पटक के गिरा दिया और फिर टाइसुक के सामने ये कन्फेस भी कर लिया, हाँ मैंने ही उस गैंगस्टर को मरवाया है, लेकिन तुम इस बात को साबित नहीं कर पाओगे। टाइसुक भी ये बात जानता था, इसलिए तिल मिलाता हुआ वो यहाँ से चला गया। जबकि अब शहर में इन मर्डर की न्यूज भी वायरल हो चुकी थी। सीरियल किलर भी ये न्यूज देख रहा था और अब उसे गुस्सा आने लगा था, क्योंकि अब उसके पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा थे और दूसरा ये भी कि एक ऐसा मर्डर भी उसके सर डाल दिया गया था जो उसने किया भी नहीं था। इसलिए वो गैंगस्टर के फ्यूनरल पे गया और गैंगस्टर के असिस्टेंट को एक लेटर देकर आया, जिसमें उसने लिखा था कि गैंगस्टर का मर्डर बेशक मेरे चाकू से हुआ है, लेकिन मैंने नहीं किया। उसने यहीं पे बैठे हुए डोंगसू की तरफ इशारा कर दिया। फिर इसके बाद किलर यहाँ से चला गया और उसने यहाँ से जाते ही अपने पहले वाले तरीके से एक और मर्डर कर डाला, जिसकी इन्वेस्टिगेशन भी टाइसुक कर रहा था, वो भी डोंगसू के साथ मिलकर। ये लोग कार में से फिंगरप्रिंट ढूंढने की कोशिश में थे कि इतनी देर में डोंगसू के इसी पार्किंग लॉन्च के अंदर दूसरे गैंगस्टर के लोग अपने बॉस के मरने का बदला लेने के लिए उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा थे, लेकिन फिर भी डोंगसू और टाइसुक घबराते नहीं और दोनों अकेले ही इन सभी को बड़ी हिम्मत से मार गिराते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो फिंगरप्रिंट टाइसुक को कार से मिला था, उस फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट भी आ चुकी थी। ये फिंगरप्रिंट जिस बंदे के थे उसकी मिसिंग रिपोर्ट तो पहले कई सालों से दर्ज थी, लेकिन फिर भी टाइसुक इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था, इसलिए वो उसके आईडी कार्ड पे दिए हुए एड्रेस पे जाता है। उसके घर में अजीबो गरीब किस्म की ग्रीन कलर के टैंक्स थे और बहुत सारी किताबें थी जो डेविल से रिलेटेड थी, यानी शैतानों से रिलेटेड। हो सकता था कि वो ये सारे मर्डर डेविल यानी शैतानों को खुश करने के लिए किसी सेक्रीफाइस के तौर पे कर रहा हो। उसे यहाँ पर एक पिक्चर में मिली जो हूबहू डोंगसू के बनाए हुए किलर के स्केच से मैच कर रही थी। ये बहुत बड़ा क्लू था। टाइसुक फौरन अपने ऑफिस जाता है और इस आदमी के बारे में बाकी सभी इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है। जिसके बाद टाइसुक ने डोंगसू को कॉल मिलाई, जो कि इस टाइम एक मीटिंग में था। मीटिंग में एक बंदा जब उसकी बेइज्जती करता है तो डोंगसू उसे इतने थप्पड़ मारता है कि वो आदमी वहीं मर जाता है। जिसके बाद उसने टाइसुक की कॉल रिसीव की तो टाइसुक ने उसे बताया कि तुम्हें मैंने एक आदमी का वॉइस नोट सेंड किया है, वो सुनो और बताओ क्या ये वही किलर ही था। उसकी आवाज सुनकर डोंगसू ने ये 100% कंफर्म कर दिया कि वो किलर ही था। उसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन निकाली गई और इन्हें मालूम हुआ कि किलर का नाम कांग योंग है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद इन्हें मालूम हुआ कि सीरियल किलर के जो फादर थे वो एक साइको इंसान थे, वो उसे बहुत मारा करते थे और ऐसे ही साइकोलॉजिकल रीजन
एक्शंस की वजह से ये किलर बाकी सब लोगों का मर्डर कर रहा था। अब टाइसोक को जो किलर की फोटो उसके घर से मिली थी उससे वो डोंगसो को दी और डोंगसो ने ये पिक्चर अपने पूरे गैंग को दे दी और सबके सब अब किलर को ढूंढने लग गए। सबने मिलकर इस शहर का एक एक हिस्सा छान मारा लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। डोंगसो को अब इस चीज से गुस्सा आ चुका था। उसे बहुत जल्दी थी किलर को पकड़ने की, इसीलिए वो टाइसोक से मीटिंग करना चाहता था, जिसके सिलसिले में वो रोड पे आ जाता है। वो अभी टाइसोक का इंतजार ही कर रहा था कि बस स्टॉप पे उसे एक बच्ची नजर आई। बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, वो बच्ची बारिश में भीग रही थी, जहाँ डोंगसो ने उस बच्ची को अपनी अम्ब्रेला दे दी। इतनी देर में यहाँ टाइसोक भी आ गया, जिसने उस लड़की से कहा अनजान लोगों से सामान नहीं लेना चाहिए, वो गैंगस्टर भी हो सकते हैं। जिसके जवाब में बच्चे ने कहा मुझे तो आप ही गैंगस्टर लगते हैं। और ये सुनकर डोंगसो हंसने लग गया। यहाँ बस भी आ गई और बच्ची बस में बैठ गई। उसने बैठते हुए भी डोंगसो का शुक्रिया अदा किया। और यहाँ एक चीज जो हमने नोटिस की कि इसी बस में वो सीरियल किलर भी बैठा हुआ था। रात में डोंगसो के सभी गैंगस्टर और पुलिस के सभी डिटेक्टिव्स मिलकर खाना खा रहे थे और इसी चीज पे डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे किलर को ढूंढा जाए। तभी टीवी पे इन्हें एक न्यूज दिखाई देती है कि उसी सीरियल किलर ने एक और मर्डर कर दिया था। इसी मर्डर साइट पे डोंगसो को अपनी अम्ब्रेला दिखती है और वो पहचान जाता है कि किलर ने उसी बच्ची का मर्डर किया था जिससे वो सुबह में मिला था। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ। इस रिपोर्ट से सभी डिटेक्टिव ये जान गए कि अगर कुछ ही देर पहले किलर ने मर्डर किया है तो जरूर वो यहीं गई होगा। इसीलिए डोंगसो के सारे आदमी और पुलिस के सारे डिटेक्टिव्स उसे ढूंढने के लिए निकल गए। शहर का हर कोना इन्होंने छान मारा, रेस्टोरेंट, मोटल, शॉपिंग मॉल, हर जगह उसे ढूंढा। आखिरकार इन्हें एक ऐसा मोटल मिल ही गया जिसके ऑनर ने उन्हें ये कंफर्म कर दिया कि किलर यही रुका है। लेकिन फिलहाल वो होटल पे नहीं था, इसीलिए सब लोग मिलकर उसका इंतजार करने लगे। किलर देर रात में आया, सभी लोग बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आते ही इस नाटक को किलर ने भांप लिया। वो जान गया कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने फौरन गाड़ी मोड़ी और यहाँ से निकलता बना। लेकिन अब डोंगसो और टाइसो की भी पूरी टीम उसके पीछे लग चुकी थी। बहुत दूर तक इन लोगों ने उसका पीछा किया और आखिर भी 3 अलग-अलग रास्तों से आकर इन्होंने किलर की कार के ऊपर हमला कर ही दिया। अपने आप को बचाने के लिए किलर गाड़ी से निकलकर भाग गया और ये लोग भी गाड़ी से निकलकर उसके पीछे भागने लगे। किलर उनके हाथ लग नहीं रहा था। तब डोंगसो ने टाइसो को अलग-अलग डायरेक्शंस में भागने का इशारा किया और इनके अलग होने का किलर ने फायदा उठाया। उसने डोंगसो के एक साथी को यहाँ मार डाला। मरते मरते भी डोंगसो के इस असिस्टेंट ने डोंगसो से वफादारी निभाई और उसने बहुत हिम्मत करके ये बात बता दी कि किलर कहाँ भाग रहा है। उसकी बताई डायरेक्शन पे चलते हुए डोंगसो एक बार तक पहुंचा जहाँ उसने देखा कि 2 लड़कियां गाना गाते हुए रो रही हैं। वो समझ गया कि जरूर अंदर किलर ही होगा। किलर भी अंदर डोंगसो का ही इंतजार कर रहा था। उसका प्लान था कि वो आते ही डोंगसो के ऊपर हमला करेगा और डोंगसो को मार डालेगा, लेकिन डोंगसो उससे कई ज्यादा चालाक था। उसने पहले लड़कियों को साइड पे होने का इशारा दिया और फिर लड़कियों से खामोशी से किलर के बारे में पूछा। उन्होंने वॉशरूम की तरफ इशारा किया। इससे पहले कि किलर वॉशरूम से निकलकर डोंगसो के ऊपर हमला करता, डोंगसो ने दरवाजा तोड़ते हुए किलर के ऊपर ही हमला कर दिया और दरवाजे के ऊपर से ही मार मार कर किलर को इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया जैसे वो मरने के करीब हो। जिसके बाद उसने किलर को पांव से पकड़ा और घसीटते हुए यहाँ से ले गया। टाइसोक उसे आवाज़ें देता रह गया, लेकिन डोंगसो ने उसकी हर आवाज, हर कॉल को इग्नोर कर दिया। डोंगसो इस किलर को, इस डेविल को अपने वेयर हाउस में ले गया। उसने वहाँ जाकर डेविल यानी इस किलर को बहुत मारा। लेकिन अजीब बात थी कि किलर सिर्फ पागलों की तरह हंस ही रहा था। इससे पहले कि अब वो मार कर इस किलर को मार देता, एकदम से यहाँ के शीशे टूटते हैं और कोई डोंगसो के ऊपर अपनी कार चढ़ा देता है। ये टाइसोक था जो किलर को यहाँ से लेने के लिए आया था। उसके इस हमले से डोंगसो बेहोश हो चुका था, जिसके बाद वो किलर को यहाँ से ले गया। टाइसोक अब किसी इवॉल्ट की तरह इस किलर को पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर जा रहा था और सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। मीडिया में भी ये न्यूज फैल चुकी थी कि फाइनली पुलिस ने किलर को पकड़ लिया है। यहाँ हमें ये भी मालूम हुआ कि इस किलर को पकड़ने के बाद टाइसोक ने डोंगसो के बहुत से गैम्बलिंग स्टेशन के ऊपर रेड की और उसका बिजनेस तकरीबन ठप कर दिया। लेकिन इसका भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ था टाइसोक को, क्योंकि उसकी प्रमोशन जुड़ी थी ये साबित करने से कि वो जिस आदमी को पकड़ कर लाया है वही सीरियल किलर है। वो उसके साथ बहुत इन्वेस्टिगेशन करता है, बहुत दिमाग खपाता है, लेकिन खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि सामने वाला किलर बिल्कुल खामोश था और पागलों की तरह हंस रहा था। टाइसोक के पास उसके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं था, यहाँ तक कि उसने केमिकल के जरिए अपने फिंगरप्रिंट्स भी मिटाए हुए थे ताकि उसे मर्डर की किसी भी चीज से जोड़ा ना जा सके। असल में उसने ये सारी किलिंग्स बहुत ही प्लान के साथ की थी। यही सब बातें उसने कोर्ट में भी जाके बोली कि मैं मासूम हूँ, मैं एक लड़का हूँ, तो ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सिर्फ इसलिए कि मेरी शक्ल किलर से मिलती है तो मैं किलर तो नहीं हो सकता। जज को भी उसे सजा देते हुए हिचकिचाहट हो रही थी और उसे बेकसूर भागता हुआ दिखते हुए सभी विक्टिम्स की फैमिली बहुत ज्यादा दुखी थी। ये सभी लोग इंसाफ चाहते थे। तभी प्रोसिक्यूटर यहाँ जज से परमिशन लेता है
एक आखिरी गवाह को बुलाने के लिए। ये गवाह कोई और नहीं था बल्कि डोंगसू ही था, एक वाहिद गवाह, एक वाहिद विक्टिम जो इस किलर के वार से बच निकला था। वो यहाँ कैसे आया था, इसके पीछे भी एक कहानी थी। टाइसो के पास इस किलर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, जबकि वो इस किलर को सजा दिलवाना चाहता था। इसीलिए वो गया डोंगसू के पास। उसने डोंगसू से बोला, हम दोनों का मकसद सेम है, हम दोनों ही उस किलर को पकड़वाना चाहते हैं, तो अच्छा यही नहीं होगा कि हम इसके लिए कानून का सहारा लें। डोंगसू जब नहीं मानता तो यहाँ उसे ब्लैकमेल करने के लिए टाइसो एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है, जिसमें डोंगसू ने कन्फेस किया था कि उसने अपने दुश्मन गैंगस्टर को मरवाया है। ये सुनकर डोंगसू के पास भी टाइसो की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसी वजह से डोंगसू आज कोर्ट बैठा। उसने ईमानदारी से अपना यहाँ बयान रिकॉर्ड करवाया कि उस दिन वो यही आदमी था जिसने डोंगसू के ऊपर हमला किया था। डोंगसू की बात काटते हुए किलर का वकील बोलता है, हम एक गैंगस्टर की बात पे यकीन नहीं कर सकते। जवाब में डोंगसू कहता है, अगर इसने तुम्हारी फैमिली में से किसी को मारा होता शायद तब तुम ऐसा ना कहते। उसकी बात सुनकर किलर हंसने लग जाता है और यहाँ डोंगसू को गुस्सा आ जाता है और वो खड़े होकर अपनी शर्ट उतार देता है। वो अदालत में पूरे हमले की स्टोरी बताता है और दिखाता है कहाँ कहाँ किलर ने उसके ऊपर हमला किया था। इसके बाद वो अदालत में एक स्केच भी दिखाता है जो हमले के फौरन बाद डोंगसू ने बनवाया था। यहाँ पर डोंगसू ने अदालत में एक लेटर भी दिखाया जिस पे लिखा था कि मर्डर मेरे ही चाकू से हुआ है। इस टाइम डोंगसू ने इस लेटर का दूसरा हिस्सा फाड़ दिया था जिसमें ये लिखा था कि मर्डर मैंने नहीं किया। अपनी बातों पे यकीन दिलाने के लिए डोंगसू जज से कहता है, आप चाहें तो इस किलर की शर्ट उतरवा के देख सकते हैं, क्योंकि उस रात मैंने भी इस आदमी की चेस्ट पे वार किया था। पुलिस जब चेक करती है तो निशान बिल्कुल वही था जहाँ डोंगसू ने बताया था और ऐसे डोंगसू के बयान की वजह से किलर को जिंदगी भर की सजा हो जाती है। साथ ही साथ डोंगसू जो कि एक गैंगस्टर था, यहाँ अदालत उसे भी उसके गलत काम की वजह से सजा सुना देती है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये था कि डोंगसू की दी हुई गवाही की वजह से उसकी सजा बहुत कम हो चुकी थी और इस सब के नतीजे में अब टाइसो को भी प्रमोशन मिल चुकी थी। डोंगसू अब जेल में जाता है जहाँ बहुत सारे लोग उसे झुककर सलाम करते हैं। यही दूर बेंच पे हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो वहाँ बैठा बुक पढ़ रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि वो सीरियल किलर ही था जिसे देखकर डोंगसू हंस रहा था। असल में अपना कन्फेशन रिकॉर्ड कराना, अपने ही जुर्मों पे जेल आना, ये सब भी डोंगसू का ही प्लान था, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि अपने ऊपर हमला करने वाले आदमी को वो खुद मारेगा। और टाइसो के साथ काम करने की शर्त भी उसने यही रखी थी कि अदालत की सजा सुनाने के बाद किलर को कानून नहीं मारेगा बल्कि वो खुद मारेगा, जिस पर टाइसोक मान गया था। ऐसे प्लान के मुताबिक टाइसोक ने उसे उसी जेल में रखा जहाँ पे पहले से ही किलर था। इसलिए तो डोंगसू अब बहुत खुश था। वो हंसते हुए एक रस्सी लेकर वॉशरूम में जाता है जहाँ पर किलर पहले से ही नहा रहा था। डोंगसू को देखकर उसकी सांसें खुश्क होने लगी। डोंगसू ने मुस्कुराते हुए से कहा, चलो वो खेल खत्म करते हैं जो हमने शुरू किया था। यानी साफ जाहिर था कि यहाँ डोंगसू उसे मार देगा, लेकिन उससे पहले ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।